नमस्कार। आज के इस खास विश्लेषण में हम एक ऐसी वित्तीय पहेली को सुलझाने वाले हैं जिसने हाल ही में भारतीय बाजार में अचानक से खलबली मचा दी थी। जरा सोचिए, करेंसी डेरिवेटिव्स मार्केट में सब कुछ बिल्कुल सामान्य चल रहा है, रोजमर्रा की तरह ट्रेडिंग हो रही है, और तभी अचानक एक नियम सामने आता है और पूरी व्यवस्था को हिलाकर रख देता है। अप्रैल 2024 में ठीक ऐसा ही हुआ था। आज हम इसी रहस्य के तह तक जाएंगे और समझेंगे कि कैसे बाजार की ये घटना असल में हमारे केंद्रीय बैंक की एक बहुत बड़ी ग्लोबल रणनीति का हिस्सा है। तो चलिए सीधा मुद्दे पर आते हैं। आज के हमारे सफर में हम कुछ अहम चीजों पर नजर डालेंगे। शुरुआत करेंगे करेंसी ट्रेडिंग में आई उस अचानक हलचल से, फिर समझेंगे इसमें रिजर्व बैंक की क्या भूमिका रही। इसके बाद हेजिंग और सट्टेबाजी के बीच के उस अंतर को जानेंगे जिसने सारा विवाद खड़ा किया। साथ ही देखेंगे कि रिटेल ट्रेडर्स पर इसका क्या असर पड़ा, विदेशी मुद्रा बाजार को सुरक्षित कैसे रखा जा रहा है, और अंत में भारतीय रुपए का वैश्विक भविष्य क्या है। शुरुआत करते हैं अप्रैल 2024 की उस घटना से जिसने करेंसी ट्रेडिंग की दुनिया में अचानक ब्रेक लगा दिया। वो क्या कारण था जिसने बाजार की रफ्तार को रातों रात रोक दिया? जरा उस स्थिति की कल्पना कीजिए। बाजार में ट्रेडर्स अपना काम कर रहे हैं और अचानक ब्रोकर्स की तरफ से सख्त चेतावनी आने लगती है। चेतावनी ये कि एक निश्चित समय सीमा के भीतर अपने ओपन एक्सचेंज ट्रेडेड करेंसी डेरिवेटिव पोजीशंस को तुरंत बंद कर लें, वरना सिस्टम खुद ब खुद उन्हें काट देगा। अचानक मची इस अफरा तफरी के पीछे आखिर क्या वजह थी? इसका जवाब एक खास नियम और एक बहुत बड़ी संख्या में छिपा था, और वो जवाब है $100 मिलियन की ट्रेडिंग लिमिट। देखिए, ये कोई आम लिमिट नहीं थी। सारी उलझन की असली वजह ये थी कि ये लिमिट किसी एक एक्सचेंज के लिए नहीं, बल्कि सभी एक्सचेंजों को मिलाकर लागू की गई थी। अब खुद सोचिए, एक ट्रेडर जो कई अलग अलग ब्रोकर्स और एक्सचेंजों पर काम कर रहा है, उसके लिए इस कंबाइंड लिमिट को ट्रैक करना एक बहुत बड़ा लॉजिस्टिक नाइटमेयर बन गया। कौन सी पोजीशन कहां है और कुल एक्सपोजर कितना है, इसका सटीक हिसाब रखना नामुमकिन सा हो गया। इसी भारी कंफ्यूजन के कारण आरबीआई को बीच में आना पड़ा और नियमों के अनुपालन की अंतिम तारीख को बढ़ाकर 3 मई 2024 करना पड़ा, ताकि बाजार को थोड़ी राहत मिल सके। तो इस पूरे मामले में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई की असल भूमिका क्या है? इस पूरी उलझन को गहराई से समझने के लिए हमें उस मास्टर रूल बुक को समझना होगा जिसके आधार पर भारत में हर एक विदेशी डॉलर का लेन देन होता है। यह है फेमा यानी विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम 1999। इसे किसी उबाऊ कानूनी किताब की तरह मत सोचिए। असल में यह वो चाबी है जो देश के अंदर और बाहर जाने वाले एक एक पैसे पर नजर रखती है। यह कानून पूरे विदेशी मुद्रा व्यापार को करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट में बांटता है। सीधे शब्दों में कहें तो बिना फेमा के दिशा निर्देशों के किसी भी तरह के क्रॉस बॉर्डर वित्तीय लेन देन की कल्पना भी नहीं की जा सकती। और आरबीआई के पास जो अधिकार हैं, उनका मुख्य उद्देश्य यही है कि हमारी मुद्रा में जानलेवा उतार चढ़ाव ना आए। अपनी अर्थव्यवस्था को बाहरी झटकों से बचाने के लिए आरबीआई एक बहुत बड़ा विदेशी मुद्रा भंडार बनाए रखता है, और ये कोई छोटा मोटा अमाउंट नहीं है। दिसंबर 2025 तक ये आंकड़ा $687.26 बिलियन के विशाल स्तर तक पहुंच चुका था। ये भीमकाय वित्तीय ढाल ये सुनिश्चित करती है कि कोई भी बाहरी संकट भारतीय रुपए को आसानी से अस्थिर न कर सके। अब आते हैं उस सबसे बड़े विवाद पर, हेजिंग और सट्टेबाजी के बीच का असली अंतर। अप्रैल 2024 के उस विवादित सर्कुलर की जड़ इसी बात पर टिकी थी। पूरा विवाद अपनी संपत्ति की सुरक्षा करने और महज सट्टेबाजी करने के बीच के कानूनी अंतर को लेकर था। इसे एक इंश्योरेंस पॉलिसी की तरह समझिए। हेजिंग का मतलब है अपनी असली संपत्ति को मुद्रा के उतार चढ़ाव से बचाना, बिल्कुल वैसे ही जैसे गाड़ी का बीमा करवाया जाता है। इसका मकसद बाजार की चाल पर दाव लगाकर जुआ खेलना या सट्टेबाजी का मुनाफा कमाना बिल्कुल नहीं है। कानूनी तौर पर करेंसी डेरिवेटिव्स की अनुमति सिर्फ और सिर्फ वास्तविक अनुबंधित रिस्कों को कवर करने के लिए है। अब यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात सामने आती है जिसने ट्रेडर्स के बीच फैले एक बहुत बड़े भ्रम को पूरी तरह तोड़ दिया। बाजार में एक मिथक बन गया था कि $100 मिलियन से कम के ट्रेड के लिए किसी अंडरलाइंग एक्सपोजर यानी वास्तविक जोखिम के होने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन हकीकत क्या थी? हकीकत ये थी कि कानूनी तौर पर इस एक्सपोजर की आवश्यकता हमेशा से थी। आरबीआई ने 2014 में व्यापार को आसान बनाने के लिए सिर्फ दस्तावेजी सबूत जमा करने की छूट दी थी, यानी कागजी कार्रवाई कम की गई थी, लेकिन एक्सपोजर होने की शर्त कभी नहीं हटाई गई थी। इस गलतफहमी को हमेशा के लिए खत्म करने के लिए आरबीआई के नियमों ने चीजें बिल्कुल साफ कर दी। हेजिंग के लिए अब 2 प्रमुख शर्तें हैं। पहली, कोई दोहराव नहीं।
यानी एक ही जोखिम के लिए 2 बार हेजिंग नहीं की जा सकती। और दूसरी सटीक मिलान, डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट का मूल्य और उसकी समयावधि वास्तविक वित्तीय जोखिम से बिल्कुल मेल खानी चाहिए। अगर 1 मिलियन का जोखिम है तो हेजिंग भी ठीक 1 मिलियन की ही होगी, ना $1 कम ना $1 ज्यादा। इन सख्त नियमों का बाजार पर और खास तौर पर रिटेल ट्रेडर्स पर क्या असर हुआ, आइए देखते हैं। जमीनी स्तर पर इसका बहुत गहरा प्रभाव पड़ा। बिना वास्तविक एक्सपोजर के ट्रेडिंग की मनाही ने रिटेल सट्टेबाजों को रातों रात बाजार से बाहर कर दिया। ओपन इंटरेस्ट में अचानक भारी गिरावट देखने को मिली। अब बाजार में केवल वही बचे थे जिन्हें असली हेजिंग करनी थी, जैसे कि निर्यातक, आयातक और विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा आहा मोमेंट है। ये सब ठीक ऐसे समय में हो रहा था जब भारत के बॉन्ड्स को बड़े ग्लोबल इंडेक्स में शामिल किया जा रहा था। यानी विदेशी संस्थागत निवेश के एक बहुत बड़े सैलाब के आने से ठीक पहले करेंसी मार्केट से सट्टेबाजों की भीड़ को साफ कर दिया गया, ताकि बाजार पूरी तरह से स्थिर और संस्थागत निवेशकों के अनुकूल हो सके। इसके साथ ही विदेशी मुद्रा बाजार को अनधिकृत खतरों से सुरक्षित रखना भी उतना ही जरूरी है। आरबीआई की इस नई अलर्ट लिस्ट पर जरा गौर करें। ये वो प्लेटफॉर्म्स हैं जो बिना किसी कानूनी मंजूरी के धड़ल्ले से चल रहे हैं। ये अनधिकृत संस्थाएं अक्सर बहुत ही आकर्षक विज्ञापनों, मुफ्त सेमिनार और नकली डेमो ट्रेडिंग अकाउंट्स का जाल बिछाती हैं, ताकि उन नए लोगों को फंसा सकें जिन्हें बाजार की ज्यादा समझ नहीं है। रिजर्व बैंक ऐसे धोखेबाज प्लेटफॉर्म से बाजार को बचाने के लिए लगातार इस सूची को अपडेट कर रहा है। और ध्यान देने वाली बात यह है कि ये आंकड़ा छोटा नहीं है। वर्तमान में ऐसे 95 प्लेटफॉर्म्स की पहचान की जा चुकी है जिन्हें लाल झंडी दिखाई गई है। ये 95 का आंकड़ा सिर्फ एक संख्या नहीं, बल्कि एक बहुत ही गंभीर चेतावनी है। किसी भी अनधिकृत इकाई के साथ लेन देन करना सीधे तौर पर फेमा का उल्लंघन है, और इसके परिणाम बेहद गंभीर कानूनी कार्रवाई के रूप में सामने आ सकते हैं। अब इन सब से आगे बढ़कर अगर पूरी तस्वीर देखें तो भारतीय रुपये का वैश्विक भविष्य क्या है। आरबीआई सिर्फ रुपए को बचा नहीं रहा है, बल्कि उसे एक ताकतवर ग्लोबल करेंसी बनाने की दिशा में काम कर रहा है। फेमा नियमों को लगातार आसान बनाया जा रहा है। अब अनिवासी भारतीय अधिकृत डीलरों के जरिए आसानी से रुपए में खाते खोल सकते हैं। व्यापारिक लेन देन स्पेशल नॉन रेजिडेंट रुपए अकाउंट्स यानी SNRR के जरिए निपटाए जा रहे हैं। और तो और रुपए में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी FDI को भी सक्षम बनाया जा रहा है। ये एक नए युग की शुरुआत है जहां हमारी मुद्रा वैश्विक व्यापार और निवेश प्रवाह का एक मजबूत हिस्सा बन रही है। ये पूरी चर्चा एक बहुत ही दिलचस्प और विचारोत्तेजक सवाल पर लाके छोड़ती है। एक केंद्रीय बैंक वैश्विक बाजार में असीमित विस्तार की स्वतंत्रता और घरेलू आर्थिक स्थिरता के लिए जरूरी सख्त अनुशासन के बीच एकदम सटीक संतुलन कैसे बनाता है। यही वो चुनौती है जो मैक्रो इकोनॉमिक्स की दुनिया को इतना दिलचस्प और रोमांचक बनाती है। आज के इस विस्तृत विश्लेषण में साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है इस जानकारी ने इस जटिल विषय को एक नए नजरिए से देखने में मदद की होगी।